ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एकेडमी के दीदी से मिलना चाहते हैं। फातिमा की बात सुनते ही फोन पर अनिका खामोश हो गई। फातिमा को अनिका की खामोशी देखकर ऐसा लगा जैसे दीदी को मिलवाने की बात कहकर उसने शायद अनिका को किसी और सिचुएशन में डाल दिया था। अपनी बात वापस लेते हुए फातिमा ने अनिका से कहा, देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जाने दो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। फातिमा की बात काटते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, वह बात नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर बात क्या है? तुम क्यों एकेडमी की दीदी से मिलना चाहती हो? फातिमा ने सामने खड़े जहांगीर की ओर देखा और कहा, मुझे किसी तरह मेरे परिवार को बचाना है। ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकेडमी की दीदी से जहांगीर के परिवार को क्या खतरा हो सकता था। अनिका के मन में यह ख्याल आया कि कहीं एकेडमी के किसी मेंबर को जहांगीर की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह दीदी के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर अनिका को मिलने से पहले जहांगीर की यही इमेज थी दिल्ली के लोगों में। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी तभी अटकती हुई आवाज में फातिका ने कहा, बात दरअसल यह है कि रघुवीर शेखावत को ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बैंकिंग है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मगर कुछ दिनों पहले रघुवीर शेखावत हमारे घर आया था और उसने कहा कि वह 15 करोड़ में रेसिंग क्लब खरीदना चाहता है, जो कि उसकी रियल वैल्यू से 100 करोड़ कम है। मगर हमने मजबूरी में यह डील कर दी तो हमें हमारा घर भी शायद बेचना पड़ जाए। रघुवीर शेखावत से जो जहांगीर लड़ सकते हैं, मगर जाते जाते रघुवीर शेखावत ने हमसे यह भी कहा कि उसे एकेडमी की बैंकिंग है। और शायद तुम नहीं जानती कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बैंकिंग होने का मतलब कि कोई हमें रघुवीर शेखावत से बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। मैं भी जानती हूँ एकेडमी में पिछले कई सालों से फंड की कमी है और शायद रघुवीर शेखावत ही एकेडमी को फंड देकर उसकी मदद करता है और बदले में एकेडमी रघुवीर शेखावत को अपने बिजनेस में बैंकिंग देती है। मगर दिल्ली में जहांगीर ने अगर अपना नाम बनाया है तो सिर्फ उस रेसिंग क्लब की वजह से। अगर वही हमसे छीन गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ जो हमारा उठना बैठना है वो सिर्फ उस रेसिंग क्लब की वजह से है। अगर वह हमारे हाथ से चला गया तो सब हमसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए मैं एकेडमी की दीदी से मिलना चाहती हूँ। वह अगर चाहे तो मैं रेसिंग क्लब के प्रॉफिट से एकेडमी को हिस्सा भी दे सकती हूँ। वह सिर्फ वह बात मान जाए किसी तरह। अनिका को जो कुछ भी अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और आधी नींद में थी, वह फातिमा की यह बात सुनकर तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। अनिका ने फातिमा से पूछा, क्या कहा तुमने? एकेडमी रघुवीर शेखावत को बैंकिंग दे रहा है दिल्ली में बिजनेस करने के लिए? फातिमा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रह्मपुत्र एकेडमी में पिछले कुछ सालों से रघुवीर शेखावत की अलग अलग कारोबार से काफी पैसा बनाया है और अब उनकी नजर हमारे रेसिंग क्लब पर पड़ी है। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, हम वह रेसिंग क्लब अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। चाहे हमें एकेडमी की पूरी कम्युनिटी का सामना करना पड़े, हम लड़ेंगे। हम बलबीर सर या उनके एकेडमी के खिलाफ नहीं, मगर उनकी एकेडमी के बैंकिंग की वजह से अगर रघुवीर शेखावत ने जबरदस्ती हमारा बिजनेस हथियाने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अचानक फातिमा को इस बात का एहसास हुआ कि वह फोन पर बात करते करते काफी एक्साइटेड हो गई थी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए फातिमा ने कहा, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे मेरी आवाज इतनी ऊंची हो गई। अनिका जानती थी फातिमा कैसी औरत थी। बात अगर लड़ने की आए तो वह डर के पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अनिका ने फातिमा से कहा, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मगर जहां तक मैं जानती हूँ ब्रह्मपुत्र एकेडमी को कभी भी शेखावत से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं ली है। यह बात सुनते ही फातिमा ने हैरान होकर अनिका से पूछा, मगर अनिका, तुम ये कैसे जानती हो? अनिका कुछ देर खामोश रही और उसके बाद अनिका ने फातिमा से कहा, देखो, पहले तो मुझे इस पूरे मामले के बारे में
एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी। अगर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि एकेडमी की दीदी या बलबीर सर का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपके रेसिंग क्लब पर कब्जा कर ले, और आपको अपना रेसिंग क्लब किसी को देने की जरूरत नहीं है। अनिका की बात सुनते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद फातिमा ने अपने सामने खड़े जहांगीर की ओर देखा। फातिमा के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर फातिमा की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह एक गहरी सोच में डूबी थी। एक पल के लिए फातिमा को लगा जैसे अनिका ही एकेडमी की दीदी थी। जहांगीर ने फातिमा को देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या कहा मिस अनिका ने? क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकती? जब जहांगीर ने देखा कि फातिमा कुछ नहीं बोल रही है, तो अपनी नजरें नीची करके जहांगीर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, इतने बड़े और ताकतवर लोगों के सामने वह बेचारी कर भी क्या सकती है। फातिमा ने अपना एक हाथ जहांगीर की छाती पर रखते हुए कहा, अनिका ने कहा है कि हमें रेसिंग क्लब बेचने की कोई जरूरत नहीं है। एकेडमी को और बलबीर सर को हमारे रेसिंग क्लब में कोई दिलचस्पी नहीं है। गेट पर जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद अर्जुन ने रोते रोते अपने पापा रघुवीर शेखावत को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया। रघुवीर शेखावत अपने कुछ आदमियों के साथ तेजी से एकेडमी आया। जैसे ही रघुवीर शेखावत ने अपनी कार को ब्रेक लगाई, मिट्टी और धूल का एक बड़ा गुबार आसपास खड़ा हो गया। धुएं की गुबार से बाहर निकलते ही रघुवीर शेखावत ने जहांगीर और फातिमा को अपनी कार के पास खड़ा हुआ देखा। अपने सन ग्लासेज उतारते हुए रघुवीर शेखावत ने धीरे से जहांगीर और फातिमा के पास आया और जहांगीर से पूछने लगा, जहांगीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस उम्र में अगर मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी यह जमी जमाई बॉडी कुछ ही दिनों में एक आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी। जहांगीर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रघुवीर से कहा, एक बात बताओ रघुवीर, क्या सचमुच एकेडमी को हमारे रेसिंग क्लब में कोई इंटरेस्ट है? रघुवीर शेखावत अपनी सन ग्लासेज से खेलते हुए जहांगीर की ओर देखा। कुछ देर बाद रघुवीर शेखावत ने अपना कोट सीधा करते हुए जहांगीर से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैंने तुमसे झूठ कहा है? सूरज से कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ले लूंगा, तब तो यकीन करोगे। जैसे ही रघुवीर शेखावत ने यह बात जहांगीर और फातिमा से कही, अर्जुन दौड़कर रघुवीर के पास आया और अपना एक हाथ रघुवीर के पेट पर मारते हुए कहने लगा, उस रिया की बच्ची को अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने की परमिशन मिल गई, मगर मुझे मेरे दोस्तों के साथ अंदर नहीं जाने दिया। इसका क्या मतलब है पापा? आप तो हमेशा मुझसे कहते थे कि आप दिल्ली में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, फिर यह कैसे हो गया? क्या उस रिया के पापा आपसे ज्यादा स्ट्रांग है? जब अर्जुन ने यह बात जहांगीर और फातिमा के सामने कही तो रघुवीर शेखावत एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया। उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अभी सॉल्व कर देता हूँ। जहांगीर, तुम यही खड़े रहना, मैं अभी जरा सूरज से मिलकर आता हूँ। यह कहकर रघुवीर शेखावत एकेडमी के अंदर चला गया। जहांगीर और फातिमा समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करे। रघुवीर शेखावत सचमुच सूरज से मिलने गया था, मगर अभी अभी अनिका ने फोन पर कहा था कि एकेडमी रघुवीर शेखावत को बैक नहीं कर रही है। जैसे ही रिसेप्शन एरिया में रघुवीर सूरज से मिलने पहुंचा, सूरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रघुवीर शेखावत को बलबीर सर भले ही पसंद नहीं करते थे, मगर मौजूद शिष्य रघुवीर शेखावत से बहुत डरते थे। सूरज भी जानता था कि रघुवीर शेखावत अंडरवर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डॉन था। सूरज को अपने परिवार की भी चिंता थी, इसलिए रघुवीर शेखावत को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाते हुए सूरज ने कहा, भाई आप यहाँ? रघुवीर शेखावत ने सूरज से पूछा, क्या हुआ, आज मेरे बेटे के दोस्तों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? सूरज ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, माफ करना भाई, वह दीदी के ऑर्डर थे, इसलिए अर्जुन बाबा के अलावा हम किसी को अंदर नहीं भेज सकते। एक्चुअली इसमें बलबीर सर की कोई गलती नहीं, मुझसे ही भूल हो गई। शायद मैंने आपको फोन करके बताया नहीं कि दीदी के नए ऑर्डर है कि मेंबर और मेंबर के बच्चों के अलावा किसी को भी ट्रेनिंग रिंग में अलाउ न किया जाए। रघुवीर शेखावत ने अपने दोनों हाथ रिसेप्शन डेस्क पर रखते हुए सूरज से कहा, मगर इससे मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। बात दरअसल ये है कि अर्जुन की कुछ बदमाश दोस्त
उसे स्कूल में बहुत परेशान करते हैं और अब जब यह बात स्कूल में फैलेगी तो बच्चे का स्कूल में जाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ मेरी भी काफी इंसल्ट होगी। अभी अभी स्कूल के एक बच्चे के माँ बाप बाहर मेरा तमाशा बनाने आ गए हैं। वह मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। यह बात सुनकर सूरज हैरान रह गया। सूरज ने बड़ी ही पोलाइटली रघुवीर शेखावत से पूछा, भाई क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली ये सारा कंफ्यूजन मेरी वजह से ही खड़ा हुआ है। अगर मैं पहले ही बता देता दीदी के फैसले के बारे में तो शायद यह सब कुछ ना होता। रघुवीर शेखावत ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। बस मेरे साथ इसी तरह बाहर चलो और उन बच्चों के माँ बाप के सामने बस इतना कह दो कि मैं तुम्हारा और एकेडमी का मौजूदा स्टूडेंट का बड़ा भाई हूँ। क्या है कि तुम बलबीर सर की जगह अब एकेडमी की चेयरपर्सन की कुर्सी संभालने वाले हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा मगर मार्केट में तुम्हारी बहुत इज्जत है। बस अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह दोगे तो कुछ इज्जत मेरी भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी बाहर खड़ा हुआ एक बॉडी बिल्डर अपने आप को एकेडमी की मेंबर से ज्यादा ताकतवर समझता है। वह समझता है कि एकेडमी में ट्रेन हुए लोगों को वह आसानी से कुचल सकता है। एक बिजनेस प्रपोजल है, एक रेसिंग क्लब का जिसे मैं चलाना चाहता हूँ, मगर वह मुझे कमजोर समझकर उस रेसिंग क्लब पर कब्जा जमा कर बैठा है। रघुवीर की इस बात पर सूरज काफी नाराज हो गया। सूरज ने कहा, एकेडमी का कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं हो सकता और यह बात सबको अच्छी तरह समझनी चाहिए। गुरुजी ने इस एकेडमी को मारपीट सिखाने के लिए नहीं इतने सालों से संभाला है। गुरुजी का उद्देश्य तो यही है कि एकेडमी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बाहर कोई कमजोर समझने की गलती ना करे। सूरज के मुंह से यह बात सुनते ही जल्दी से रघुवीर शेखावत सूरज के कंधे पर हाथ रखकर उसे रिसेप्शन से बाहर ले गया। रघुवीर को सूरज के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए देखकर फातिमा और जहांगीर हैरान हो गए। रघुवीर शेखावत सच कह रहा था। उसे सचमुच ब्रह्मपुत्र एकेडमी का बैंकिंग थी। यह बात जहांगीर को समझ में आ गई थी। जैसे ही सूरज और रघुवीर जहांगीर की गाड़ी के पास आए, रघुवीर ने जहांगीर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, सूरज, यह है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर जहांगीर और उनकी पत्नी फातिमा जी। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शेखावत ने फातिमा और जहांगीर से कहा, यह है ब्रह्मपुत्र एकेडमी मेंबर एसोसिएशन के चेयरपर्सन सूरज यादव। सूरज ने बहुत ही कम उम्र में कुर्सी को संभाल लिया है। एकेडमी में गुरुजी बलबीर सर और दीदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है तो वह है सूरज। एकेडमी से जुड़े सारे लोग सूरज की एक आवाज पर दिल्ली में हाजिर हो जाएंगे और एकेडमी के सारे सीनियर और जूनियर मिल गए तो क्या कर सकते हैं, यह तो आप जानते ही हैं मिस्टर जहांगीर। रघुवीर की अपने बारे में इतनी तारीफ करते हुए देखकर सूरज ने भी रघुवीर की तारीफ करते हुए कहा, रघुवीर भैया, हम सब जूनियर्स के लिए इंस्पिरेशनल थे। अब बिजनेस की वजह से वह एकेडमी की ट्रेनिंग नहीं ले पाते, मगर जब वह अपनी ट्रेनिंग के लिए रिंग में उतरते थे तो हम सारे जूनियर्स झुंड बनाते थे उनकी कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए। 10 सेकेंड में सामने वाले को चित कर देते थे। सच कहूं तो अगर उन्हें बिजनेस की जिम्मेदारियां ना होती तो मेरी जगह शायद आज वही चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठे होते। सूरज के मुंह से यह बात सुनते ही जहांगीर और फातिमा निराश होकर एक दूसरे को देखने लगे। फातिमा की आंखों से लगभग आंसू निकलने वाले थे। उसे पता था कि अब रेसिंग क्लब का बिजनेस न चाहते हुए भी उन्हें रघुवीर के हवाले करना होगा, मगर फातिमा इस बात से हैरान थी कि अभी कुछ देर पहले अनिका ने उससे कहा था कि एकेडमी की दीदी और बलबीर सर को रेसिंग क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फातिमा ने हिम्मत करके सूरज से पूछा, क्या दीदी जानती है इस रेसिंग क्लब वाली डील के बारे में? सूरज ने रघुवीर शेखावत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीदी को भैया पर पूरा भरोसा है। सूरज यह बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके ऐसा कहने से क्या हो सकता था। वह बस इतना ही चाहता था कि दिल्ली में कोई भी इंसान एकेडमी से जुड़े किसी भी मेंबर को कमजोर ना समझे। अपने कोट की जेब से कुछ कागजात निकालते हुए रघुवीर शेखावत ने जहांगीर की कार के बोनट पर रख दिए और कहा,
चलिए मिस्टर जहांगीर, मेरे ख्याल से अब हमें रेसिंग क्लब की डील को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। यह कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। जहांगीर को न चाहते हुए भी कागज पर साइन करने के लिए पेन उठानी पड़ी। इससे पहले कि जहांगीर कागज पर साइन करता, एक गाड़ी तेजी से मेन गेट के अंदर एंटर हुई और धूल और रेत का एक गुबार उड़ता आती हुई ठीक जहांगीर और रघुवीर के सामने खड़ी हुई। जब कार का दरवाजा खुला तो यह सब देखकर चौंक गए कि कार से अनिका उतर रही थी। जैसे ही धूल उड़ाती हुई अनिका की गाड़ी एकेडमी के अंदर दाखिल हुई, कार से उतर रही अनिका को देखकर सूरज, जहांगीर, फातिमा और रघुवीर शेखावत हैरान रह गए। अनिका कार से उतरती ही तेजी से जहांगीर और फातिमा के पास आकर रुकी। बोनट पर पड़े कागज पर अनिका की नजर गई। सूरज अनिका को दीदी कहने ही वाला था कि उसे याद आया कि अनिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोगों को यह पता चले कि दरअसल एकेडमी की दीदी और कोई नहीं बल्कि अनिका ही है। सूरज ने अपने शब्द अपने जबान पे ही रोक लिए। अनिका ने कागज को देखते हुए जहांगीर और फातिमा से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फातिमा और जहांगीर दोनों ही यह नहीं जानते थे कि अनिका किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे, इसलिए सच्चाई को छुपाते हुए जहांगीर और फातिमा ने अनिका से कहा, दरअसल आज रिया जिमी को एकेडमी ले आई है। बलबीर सर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले हैं बच्चों को, इसलिए जिमी को पिक करने हम यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि जहांगीर और फातिमा एकेडमी की बड़ी दीदी से बात करके अपने रेसिंग क्लब को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह यह भी जानते थे कि रिया बलबीर सर के काफी क्लोज थी। ये पता होने के बावजूद उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर रिया को इस मामले में बीच में डालकर बलबीर सर से बात करने की कोशिश नहीं की। कार पर पड़े कॉन्ट्रैक्ट को देखकर अनिका को रघुवीर शेखावत से ज्यादा गुस्सा सूरज पर आ रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूरज को रघुवीर शेखावत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों था, और अनिका यह भी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या सूरज जानता है या नहीं कि रघुवीर शेखावत बाहर एकेडमी के नाम से लोगों को धमकाते फिरता है। अनिका को आया हुआ देखकर रघुवीर शेखावत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो आज जहांगीर की पूरी टीम आई है मुझसे डील करने, और कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ। यह कहते हुए रघुवीर शेखावत ने सूरज के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सूरज यह नहीं समझ पा रहा था कि रघुवीर शेखावत किस तरह अनिका को पहले से जानता था। सूरज मन ही मन यह सोचने लगा कि क्या रघुवीर शेखावत जानता था कि अनिका ही एकेडमी की दीदी है। लेकिन अगर ऐसा था तो रघुवीर शेखावत इस तरह से अनिका के साथ क्यों बात कर रहा था? गुस्से से सूरज की ओर देखते हुए अनिका ने कहा, क्या अब एकेडमी में कोई नई ब्रांच खोली है जिसमें यह बिजनेस मर्ज और एक्विजिशन की प्लानिंग करती है? अनिका सबके सामने सूरज का नाम लेकर यह नहीं डिक्लेयर करना चाहती थी कि वह सूरज को पहले से जानती है। सूरज भी यह बात अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए सूरज ने सबसे कहा, मुझे लगता है हमें अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करनी चाहिए, यहाँ धूप बहुत है। अनिका सूरज की बात सुनते ही फातिमा और जहांगीर को लेकर अंदर जाने लगी। अनिका का जहांगीर और फातिमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखते हुए सूरज को लगा कि उसे एक बार अकेले में अनिका को यह बताना जरूरी है कि किस तरह जहांगीर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के एक फॉलो मेंबर को परेशान कर रहा था। रघुवीर शेखावत यह देखकर हैरान था कि आखिर सूरज अनिका के साथ इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा था। इससे पहले कि रघुवीर सूरज को कोई सवाल करता, सूरज ने रघुवीर शेखावत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप यह कागज लेकर अंदर चलिए, वहीं पर साइन करवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यह सुनते ही रघुवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रघुवीर अब जान चुका था कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी का अगला चेयर पर्सन रघुवीर शेखावत के साथ था। इसका मतलब साफ था कि रघुवीर को अनिका या जहांगीर से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, चाहे अनिका की बेटी रिया का बाप रोहित मारवा हो। अगर सूरज का साथ रघुवीर को मिल गया तो उससे दिल्ली में किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। जब अनिका फातिमा और जहांगीर के साथ एकेडमी के एंट्रेंस पर पहुंची, तब एंट्रेंस पर खड़े वॉलंटियर ने अनिका को देखते ही अपनी गर्दन झुकाकर अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अनिका को झुककर वेलकम किया।
फातिमा और जहांगीर यह देखकर हैरान रह गए। जो वॉलंटियर्स अभी अभी बच्चों के साथ काफी सख्ती से बात कर रहे थे, उसी वॉलंटियर्स ने अनिका को अंदर जाने से पहले ना तो कोई सवाल किया और ना ही कुछ पूछा, ना कोई आइडेंटिटी मांगी, बस रिस्पेक्ट से झुककर अनिका को वेलकम किया। अनिका जहांगीर और फातिमा को सीधे वेटिंग रूम के अंदर ले गई। जहांगीर और फातिमा यह जानकर भी हैरान थे कि एकेडमी में कौन सा कमरा कहाँ है। यह बात अनिका पहले से कैसे जानती थी। जब फातिमा और जहांगीर अनिका के पीछे वेटिंग रूम में आए तो कुछ वॉलंटियर्स ने अनिका को देखते ही जहांगीर और फातिमा को सोफा पर बैठने का इशारा किया। ऐसा नहीं था कि वॉलंटियर को पता था कि अनिका ही एकेडमी की दीदी है, मगर वो जानते थे कि बलबीर सर अनिका से काफी क्लोज थे। अनिका सोफा से लगी एक सिंगल सीटर चेयर पर बैठ गई। कुछ ही सेकेंड बाद हाथों में कागज लिए रघुवीर शेखावत सूरज के साथ वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। रघुवीर शेखावत अनिका के ठीक सामने वाली सिंगल सीटर चेयर पर बैठ गया। अनिका और जहांगीर को बारी बारी से देखते हुए बड़ी ही एटीट्यूड से रघुवीर शेखावत ने अपनी एक टांग पर टांग चढ़ा दी और कॉन्ट्रैक्ट को सामने की टी पॉय पर धीरे से फेंका। अनिका मन ही मन सूरज से बहुत नाराज थी। अनिका को पहली बार सूरज की नीयत पर शक हो रहा था। क्या सूरज ने रघुवीर शेखावत से पैसे लेकर एकेडमी का नाम उसके बिजनेस के साथ बिना बलबीर सर के और अनिका की इजाजत जोड़ दिया था? अनिका गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। अनिका के मन में यह बात भी चल रही थी कि अगर सूरज को पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो वह अनिका से मांग लेता, मगर इस तरह गलत तरीके से पैसे कमाकर एकेडमी को बदनाम करने का सूरज को कोई हक नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ बात करता, कुछ वॉलंटियर्स हाथ में चाय की ट्रे और कुछ फ्रूट्स लेकर आए और मेज पर रखकर चले गए। तभी सूरज ने सबके सामने सबसे कहा, आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं अकेले में अनिका मैडम से कुछ बात करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनते ही रघुवीर शेखावत ने झटके से अपनी गर्दन को मोड़ते हुए सूरज की ओर देखा। सूरज ने इशारे से रघुवीर शेखावत को आश्वासन दिया। सूरज के इशारे को देखते ही रघुवीर के चेहरे पर चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए अपने ठीक सामने बैठे जहांगीर और फातिमा को देखने लगा। जहांगीर ने सूरज के इशारे को देख लिया था। जहांगीर समझ चुका था कि सूरज पूरी तरह से रघुवीर के साथ खड़ा था। जैसे ही सूरज अनिका के साथ वेटिंग रूम से बाहर निकला, ट्रेनिंग रिंग की ओर बढ़ रहे बच्चों ने सूरज को देखते ही उसे सैल्यूट किया और ट्रेनिंग रिंग की ओर चले गए। अनिका सूरज पर इस वक्त बहुत गुस्सा थी। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका सूरज के एक्सप्रेशन का इंतजार कर रही थी। सूरज ने अनिका से पूछा, दीदी क्या आप रघुवीर शेखावत को जानती हो? अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए सूरज से कहा, नहीं, बस एक दो बार मिली हूँ। सूरज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दीदी रघुवीर शेखावत हमारी एकेडमी में ट्रेन हुए हैं। दिल्ली में उनके नाम का काफी दबदबा है, मगर आपके जो दोस्त है ना, वह रघुवीर शेखावत को धमकाकर उन्हें बिजनेस करने से रोक रहे हैं। यहाँ तक कि आपके दोस्त को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि रघुवीर शेखावत एकेडमी से जुड़े हैं। अगर उन्होंने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया तो एकेडमी की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी पूरी दिल्ली में, और फिर रघुवीर शेखावत उन्हें उस टूटी फूटी प्रॉपर्टी के लिए 15 करोड़ देने के लिए तैयार है। सूरज की बात सुनकर अनिका समझ चुकी थी कि रघुवीर शेखावत ने कहीं न कहीं सूरज को झूठ बोलकर अपनी बातों के जाल में फंसाया था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और सूरज से पूछा, क्या तुम जानते हो उस टूटी फूटी फैक्ट्री की जमीन पर जो बिजनेस चलाता है उसकी क्या कीमत है? सूरज ने अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए कहा, पता नहीं दीदी, मगर इतना तो मैं भी समझता हूँ कि वह एक बंजर फैक्ट्री की जमीन है। आखिर 15 करोड़ से ज्यादा क्या कीमत हो सकती है उस जगह की? अनिका ने सूरज के कंधे पर एक हाथ रखते हुए कहा, सूरज, वहाँ कम से कम 200 करोड़ का धंधा होता है हर साल। यह रकम सुनकर सूरज के होश उड़ गए। वहाँ वेटिंग रूम में सूरज और अनिका के जाने के बाद रघुवीर शेखावत ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जहांगीर के सामने खोलते हुए अपनी जेब से एक पेन निकालकर ठीक जहांगीर के सामने रखी और कहा, जहांगीर, मुझे लगता है अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें इन कागजात पर साइन कर देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि अनिका तुम्हें बचा लेगी? हाँ, मैं जानता हूँ कि यह अनिका रोहित मारवा की सीक्रेट लवर है, मगर इसका मतलब यह नहीं
कि रोहित मारवा का नाम सुनकर ब्रह्मपुत्र एकेडमी डर जाएगी। तुमने देखा ना किस तरह सूरज मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना सूरज बलबीर सर के करीब है उतना ही मैं भी बलबीर सर के करीब हूँ। तुम लोगों ने खामोखा इस लड़की को इस मैटर में फंसा दिया। हाँ, दिल्ली में रोहित मारवा का बहुत दबदबा है, मगर रोहित मारवा का दबदबा बलबीर सर की इस एकेडमी पर नहीं काम आएगा। साइन तो तुम्हें किसी भी हालत में आज इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर करनी होगी। पहली बार जहांगीर के चेहरे पर बिजनेस खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। जहांगीर मेज पर पड़ी पेन उठाने की सोच ही रहा था कि अचानक वेटिंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अनिका वेटिंग रूम के अंदर आई और जहांगीर के सामने पड़े कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगी। मुस्कुराते हुए रघुवीर ने अनिका की ओर देखा, मगर जब रघुवीर ने अनिका के ठीक बगल में खड़े सूरज की ओर देखा तो यह देखकर हैरान हो गया कि सूरज बड़े ही गुस्से से रघुवीर की ओर देख रहा था। सूरज ने रघुवीर से कहा, आपने तो कहा था कि वह प्रॉपर्टी वीरान और बंजर है जिसे आप 15 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। दरअसल रघुवीर ने फातिमा और जहांगीर को 8 करोड़ की ऑफर दी थी पहले। जहांगीर ने बात को बीच में काटते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? 15 करोड़? इन्होंने तो हमें पहले सिर्फ 8 करोड़ ही ऑफर किए थे, जबकि इस क्लब की कीमत 15 करोड़ से भी कहीं ज्यादा की है। जब जहांगीर ने सबके सामने यह खुलासा किया तो रघुवीर हड़बड़ाते हुए सूरज से कहने लगा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। यह सब लोग मुझे कमजोर समझते हैं, बल्कि मुझे कमजोर समझकर यह लोग एकेडमी को कमजोर समझ रहे हैं। रघुवीर की बात काटते हुए अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, एकेडमी तो तुम जैसे लोगों की वजह से बदनाम हो रही है। एकेडमी के नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम लोगों को डरा धमका कर उनके बिजनेस हड़पना चाहते हो। जिस क्लब की कीमत कम से कम 200 करोड़ रुपए की है, उसे एकेडमी का नाम का डर दिखाकर पानी के भाव खरीदना चाहते हो। तभी सूरज ने आगे बढ़ते हुए रघुवीर शेखावत से कहा, चले जाइए आप यहाँ से, और दोबारा कभी भी एकेडमी का नाम बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूरज के मुंह से यह बात सुनते ही रघुवीर शेखावत हैरान रह गया। सूरज के कंधे पर हाथ रखकर रघुवीर शेखावत ने कहा, देखो सूरज, तुम मुझे सालों से जानते हो। अरे मैं तो यहीं का पास्ट स्टूडेंट हूँ। यह लोग सब झूठे हैं। अरे मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। दिल्ली में आते ही दिल्ली के मर्दों को पागल बनाना शुरू कर दिया था इसने। पहले बिक्की की, फिर रोहित को, और उससे पहले न जाने किन किन लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनसे अपना मतलब निकलवाया है इस लड़की ने। देखो सूरज, इस लड़की की बात का भरोसा मत करना। इस लड़की की खूबसूरती की जाल में फंसकर एकेडमी को बदनाम मत होने देना। रघुवीर की बातें सुनकर सूरज के अंदर एक गुस्से का लावा उठने लगा। अनिका के लिए इस तरह की बातें सुनकर जहांगीर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जहांगीर जानता था कि वह इस वक्त ब्रह्मपुत्र एकेडमी में खड़ा था। यहाँ पर रघुवीर शेखावत पर हमला करने का मतलब था पूरी की पूरी एकेडमी का उससे सामना करना होगा। वहां रघुवीर शेखावत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मिस अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। प्लीज जाकर किसी टीवी सीरियल की हीरोइन बन जाओ, अच्छे खासे पैसा कमा लोगे। मगर यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखकर कि कुछ पैसों के लिए तुम्हें दिल्ली के मर्दों को अपने जाल में फंसाना पड़ता है। या फिर तुम एक काम करो, मुझे बता दो कि इस खूबसूरती के बदले तुम्हें कितने रुपये चाहिए। मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ काफी अच्छे कांटेक्ट है, बहुत अच्छी कीमत दिलवा दूंगा तुम्हें अपनी खूबसूरती की। अनिका के लिए ऐसी बात सुनते ही सूरज ने अपने आप से अपना कंट्रोल घुमा दिया, मगर जैसे ही सूरज ने रघुवीर पर अटैक करने की कोशिश की, रघुवीर ने भी सूरज के अटैक को अपने एक हाथ से डिफेंड कर लिया। सूरज को इस तरह अटैक करते देखकर रघुवीर हैरान हो गया। सूरज पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए रघुवीर ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? लड़की के चक्कर में कहीं पागल तो नहीं हो गए? अरे बाहर वालों के सामने तुम अपने ही एकेडमी से जुड़े लोगों के साथ लड़ने को तैयार हो गए। सूरज के सर पर खून सवार था। अपने दांतों को कचकचाते हुए रघुवीर से सूरज ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, जानते भी हो आप कौन है यह? सूरज के सर पर खून सवार था। अपने दांतों को कचकचाते हुए सूरज ने रघुवीर शेखावत का कॉलर पकड़कर कहा, जानते भी हो आप कौन है यह? ये बाहर वाली नहीं है,
क्या तुम जानते भी हो कि ये कौन है? सूरज की ये बात सुनते ही रघुवीर शेखावत हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की अनिका ने आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी में होने वाले चेयरपर्सन पर क्या जादू चलाया था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए रघुवीर शेखावत ने सूरज से कहा, आखिर इस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर दिया है? कहीं तुम इसके प्यार में पागल तो नहीं हो गए हो? रघुवीर शेखावत की ये बात सुनते ही सूरज ने रघुवीर शेखावत पर जोरदार हमला किया। हालांकि सूरज इस वक्त बलबीर सर का खास शागिर्द था, मगर कहीं न कहीं रघुवीर शेखावत जिससे अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बलबीर सर से ही ली थी, वो अपने डिफेंस और अटैक में सूरज से कहीं ज्यादा मजबूत था। सूरज के अटैक को अच्छी तरह डिफेंड करते हुए रघुवीर शेखावत ने सूरज पर अटैक किया, मगर वो अच्छी तरह जानता था कि एकेडमी में खड़े होकर सूरज के साथ किसी भी तरह से बदसलूकी नहीं किया जा सकता था। इसलिए जैसे ही सूरज ने अपना बैलेंस खोया, रघुवीर शेखावत वेटिंग रूम छोड़कर बाहर की ओर जाने लगा। अपनी दीदी के बारे में रघुवीर शेखावत के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सूरज के सर पर खून सवार हो गया था। वो आज रघुवीर शेखावत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। सूरज भी अपने आप को संभालते हुए रघुवीर शेखावत के पीछे दौड़ा। एकेडमी की कॉरिडोर में भागते हुए रघुवीर शेखावत पीछे से देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूरज को अपने पीछे दौड़ते हुए देख रघुवीर शेखावत ने कहा, तुम भी उस लड़की से मिल गए हो? उसके रूप का जादू तुम पर भी चल गया है। मुझे अभी के अभी गुरुजी से बात करनी है। आप गुरुजी को ही इंसाफ करना पड़ेगा। क्या वो अपने पास्ट स्टूडेंट के साथ खड़े रहेंगे या फिर वो सूरज जैसे इंसान के साथ खड़े रहेंगे जो एक लड़की के प्यार में पागल होकर अपनी ही एकेडमी के सीनियर पर आज हाथ उठाने सबके पीछे दौड़ रहा है। रघुवीर शेखावत जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरी एकेडमी में यहाँ वहां दौड़ने लगा। उसके ठीक पीछे आंखों में गुस्सा लिए सूरज रघुवीर शेखावत को मारने के लिए दौड़ रहा था। एकेडमी के स्टूडेंट सूरज की काफी इज्जत करते थे। जैसे ही रघुवीर शेखावत को स्टूडेंट ने घेर लिया, सूरज ने इशारा करके रघुवीर शेखावत को अकेला छोड़ने को कहा। जैसे ही एकेडमी के स्टूडेंट ने रघुवीर शेखावत का रास्ता छोड़ा, रघुवीर शेखावत सीधे ही बलबीर सर की ऑफिस की ओर दौड़ने लगा। रघुवीर शेखावत ये अच्छी तरह जानता था कि बिना परमिशन की कोई बलबीर सर की केबिन में नहीं जा सकता था, मगर आज रघुवीर शेखावत को डर था कि सूरज और एकेडमी के बाकी लोग मिलकर उसकी खूब पिटाई करने वाले थे। इसलिए सूरज की कंप्लेन करने रघुवीर शेखावत का बलबीर सर से मिलना बहुत जरूरी था। बलबीर सर की ऑफिस का दरवाजा झटके से खोलते हुए हांफता हुआ रघुवीर शेखावत बलबीर सर की केबिन में दाखिल हुआ। रघुवीर शेखावत के ठीक पीछे सूरज भी बलबीर सर की केबिन में पहुंच गया। बाकी के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते थे कि वो बलबीर सर की केबिन में बिना उनकी प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं जा सकते थे। इसलिए केबिन से कुछ दूर खड़े सारे स्टूडेंट जमा हो गए और केबिन के अंदर ताक झांक करने लगे। एकेडमी के सारे स्टूडेंट इस बात को देखकर हैरान हो गए थे कि हमेशा ही शांत रहने वाले सूरज सर आज किसको मारने के लिए पूरी एकेडमी में पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वहां जहांगीर और फातिमा हैरानी से वेटिंग रूम में अनिका को देखने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ही सूरज को क्या हो गया था कि वो इस तरह रघुवीर शेखावत को मारने उसके पीछे दौड़ा था। अनिका अपने दोनों अपनी कमर पर रखकर यहाँ वहां देखने लगी। उसे पता था कि आज जहांगीर और फातिमा के सामने उसकी एकेडमी की दीदी वाली पहचान खुलने वाली थी। अनिका ने जहांगीर और फातिमा को अपने पीछे आने का इशारा किया। बलबीर सर की केबिन के बाहर जमा बच्चों की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अनिका जहांगीर और फातिमा को लेकर सीधा बलबीर सर की केबिन के अंदर चली गई। अनिका को ऐसे बिना किसी रोक टोक के अंदर जाते हुए देखकर खड़े बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि बलबीर सर इस मामले को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे कि बिना प्रायर इजाजत कोई भी उन्हें मिलने उनकी केबिन में नहीं जा सकता था। दरअसल बलबीर सर की केबिन एक 500 स्क्वायर फुट का मिनी अखाड़ा था, जहां पर बलबीर सर अपने कुछ खास शागिर्दों को खुद ट्रेनिंग दिया करते थे। आज रिया के स्कूल के दोस्तों को बलबीर सर खुद अपने इस मिनी अखाड़े में ट्रेनिंग दे रहे थे। रघुवीर शेखावत को चिल्लाते हुए देखकर अचानक ही
बलबीर सर के साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे बच्चे डर गए। सारे बच्चे डरकर बलबीर सर के पीछे छुप गए। वहीं नन्ही सी पिंकी आर्यन का हाथ पकड़कर उसके पीछे छुप गई। जोर से सांसें लेते हुए सूरज की छाती फूलने लगी थी। वो आंखों में गुस्सा लिए रघुवीर शेखावत की ओर देख रहा था, मगर वो जानता था कि बलबीर सर के सामने वो रघुवीर शेखावत पर हाथ नहीं उठा सकता था। रघुवीर शेखावत और एकेडमी के बाकी स्टूडेंट आर्यन को बलबीर सर के बगल में खड़ा देखकर हैरान रह गए थे। जो बलबीर सर जो नेशनल और स्टेट लेवल के चैंपियन को भी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दिया करते थे, वो एक 6 साल के बच्चे और उसके दोस्तों को पर्सनली ट्रेन कर रहे थे। रघुवीर शेखावत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अभी अभी कुछ देर पहले उसके बेटे और उसके बेटे के दोस्तों को एकेडमी के अंदर आने से मना कर दिया गया था, मगर बलबीर सर यहाँ इस बच्ची को सिर्फ इसलिए ट्रेन कर रहे थे क्योंकि वो बच्ची रोहित मारवा की थी। रघुवीर शेखावत ने हैरान होकर बलबीर सर से पूछा, गुरुजी, आप इस बच्ची को सिर्फ इसलिए ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि ये बच्ची रोहित मारवा की है? मैं आपका सच्चा शागिर्द हूँ, उस नाते से मेरा बेटा भी इस एकेडमी से जुड़ा है। एकेडमी के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक किसी भी पास्ट या प्रेजेंट स्टूडेंट के बच्चे भी ब्रह्मपुत्र एकेडमी के मेंबर बन जाते हैं क्योंकि उसका खून का रिश्ता होता है इस एकेडमी के साथ। आखिर क्या रिश्ता है इस बच्ची का इस एकेडमी के साथ? क्योंकि इस बच्ची का पिता तो आपके सबसे बड़े राइवल सुखवीर का स्टूडेंट है। जाने अनजाने में रघुवीर शेखावत ने बलबीर सर पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया था। केबिन के बाहर खड़े बच्चे भी बलबीर सर की ओर हैरानी से देखने लगे थे। सबको जवाब सुनना था कि आखिर बलबीर सर इस 6 साल की बच्ची को और उसके दोस्तों को पर्सनल ट्रेनिंग क्यों दे रहे थे। क्या बलबीर सर ने तय कर लिया था कि उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी इसी बच्ची को दी जाएगी? बलबीर सर ने सबके बीच अनाउंस करते हुए कहा, ये बच्ची दीदी की पहली शागिर्द है। ये बात सुनते ही एकेडमी के सारे स्टूडेंट हैरान रह गए क्योंकि ये पहली बार था कि एकेडमी की दीदी ने किसी को अपना शागिर्द बनाया था। न आज से पहले एकेडमी में किसी ने दीदी को देखा था, न ही कोई मिला था, मगर सब ये जानते थे कि दीदी एक लौती सर की शागिर्द थी जिसने सर को भी कुश्ती में हराया था। सर और सूरज के मुंह से दीदी के किस्से सुनकर एकेडमी के लगभग सारे स्टूडेंट दीदी के न सिर्फ बहुत बड़े फैंस थे, मगर सभी लोग एक बार उससे मिलकर दीदी से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते थे। यहाँ तक कि रघुवीर शेखावत भी दीदी के किस्से सुनकर दीदी का बहुत बड़ा प्रशंसक रह चुका था। आज जब बलबीर सर ने रिया को दीदी की शागिर्द बनाने का अनाउंस किया तो ये बात सुनकर रघुवीर शेखावत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। केबिन से बाहर निकलकर रघुवीर शेखावत एकेडमी के बच्चों के सामने जोर जोर से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप सब गुरुजी को भगवान मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारा हक किसी और को झोली में सिर्फ इसलिए डाल दें क्योंकि वह शख्स दिल्ली का बहुत बड़ा रईस ज्यादा है। आखिर क्या देखा बलबीर सर ने इस छोटी सी बच्ची में कि उसे इतना बड़ा कॉन्फिडेंट दे दिया। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये बच्ची जो इस वक्त गुरुजी की बगल में खड़ी है वो यहाँ खड़ी इस लड़की की बेटी है, और ये बच्ची दिल्ली और देश की सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रोहित मारवा की बच्ची है। बड़े बाप की बच्ची होने का ये मतलब तो नहीं कि उसे एकेडमी में इतना बड़ा मुकाम यूं ही दे दिया जाए। ये एकेडमी आखिर हम जैसे सच्चे शागिर्दों से बनी है। जिन गुरुजी की हम पूजा करते वही गुरुजी हमसे हमारा हक छीनकर इस बच्ची को दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो रोहित मारवा की बच्ची है। अभी रघुवीर शेखावत ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक ही उसकी पीठ पर जोर से एक लात पड़ी। रघुवीर शेखावत जोर से जमीन पर गिरा। जब उसने देखा तो उसके ठीक पीछे खड़ी अनिका खड़ी थी। रघुवीर शेखावत अनिका की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो गया। अपने आप को संभालते हुए जब रघुवीर शेखावत ने फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो अपने मार्शल आर्ट का स्टैंस लेते हुए रघुवीर शेखावत ने अनिका से कहा, आज तक किसी खूबसूरत लड़की के साथ फाइट नहीं किया, मगर लगता है आज मुझे फाइट करके तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हाथ और तुम जमीन पर गिरी होगी। ये कहते हुए रघुवीर शेखावत ने अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अनिका पर अटैक किया।
रघुवीर शेखावत के अटैक ने बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफेंड कर दिया। अनिका को डिफेंस को देखते हुए रघुवीर शेखावत ने अपने अटैक की स्पीड बढ़ा दी, मगर अनिका ने उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया। अनिका की डिफेंस मैकेनिज्म देखकर रघुवीर शेखावत हैरान रह गया। रघुवीर शेखावत ने अब अपने हाथ और पांव दोनों से तेजी से अनिका पर अटैक शुरू कर दिया, मगर अनिका भी अपने हाथ और पांव दोनों का एक साथ से इस्तेमाल करके शेखावत के हर मूव को डिफेंड कर रही थी। कुछ देर तक लगातार अटैक करने के बाद जैसे ही सांस लेने के लिए रघुवीर शेखावत ने अपना अटैक मैकेनिज्म छोड़ा, अनिका ने फिर से रघुवीर शेखावत के सीने पर एक टांग से जोर से लात मारी और रघुवीर शेखावत 3 फीट हवा में उछलते हुए जमीन पर गिरा। आसपास खड़े लोग हैरानी से अनिका के मूव्स को देख रहे थे। अनिका ने जमीन पर गिरे रघुवीर शेखावत से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मपुत्र एकेडमी की मेंबरशिप लिस्ट से हमेशा के लिए बर्खास्त करती हूँ। अनिका को ऑर्डर को सुनकर न सिर्फ रघुवीर शेखावत बल्कि बलबीर सर की केबिन के आसपास खड़ा एकेडमी से जुड़ा हर शख्स हैरान रह गया। दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की की मार्शल आर्ट टेक्निक्स देखकर सभी लोग पहले से हैरान थे, मगर जब अनिका ने रघुवीर शेखावत को ऑर्डर देते हुए एकेडमी से बेदखल कर दिया तो सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यह खूबसूरत सी दिखने वाली दुबली पतली नाजुक सी लड़की कौन थी जो बलबीर सर की मौजूदगी में रघुवीर शेखावत को इस तरह हुक्म सुना रही थी। जख्मी रघुवीर शेखावत जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर रघुवीर शेखावत उठने लगा, उसे यह महसूस हुआ कि उसकी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह उसके शरीर पर बोझ उठा पाती। झटके से फिर से जमीन पर गिरते हुए रघुवीर शेखावत जोर जोर से सांसें लेने लगा। फिर अपनी गर्दन ऊंची करते हुए रघुवीर शेखावत ने अनिका की ओर देखकर उससे पूछा, कौन हो तुम? अपने दोनों हाथों से मिट्टी झटकते हुए अनिका ने रघुवीर शेखावत से कहा, मैं इस एकेडमी की दीदी हूँ और इस नाते से मैं तुम्हें आज से एकेडमी के साथ जुड़े हर रिश्ते से बर्खास्त करती हूँ। आज के बाद तुम एकेडमी की पूरी बिरादरी से बाहर कर दिए जाओगे। अनिका की बात सुनकर रघुवीर शेखावत के होश उड़ गए। जिस दीदी को सभी लोग इतने सालों से देखना चाहते थे, एक बार मिलना चाहते थे, वह दीदी इस वक्त रघुवीर शेखावत के ठीक सामने खड़ी थी। सारे सीनियर और जूनियर स्टूडेंट दौड़कर अनिका के पास आकर खड़े रह गए। मार्शल आर्ट सिखा रहा हर स्टूडेंट दीदी के पास मार्शल आर्ट की बारीकी से बारीक टेक्निक सीखना चाहता था और आज वह दीदी जितना सालों से उन्हें इंतजार था उनके ठीक सामने खड़ी थी। सभी लोग अनिका को रिक्वेस्ट करने लगे कि अनिका एक बार सभी को पर्सनली ट्रेन करे। कुछ सीनियर बच्चे जो काफी सालों से एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, वह इस बात से हैरान थे कि कम से कम पिछले 20 सालों से दीदी बलबीर सर की शागिर्द थी और अगर यह बात सच थी तो उनके सामने खड़ी यह लड़की जो खुद इस वक्त भी 22 साल की लग रही थी, उसने क्या 1 या 2 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था? कहीं न कहीं उन्हें कोई गड़बड़ नजर आ रही थी। अनिका के जन्म से पहले ही स्वाति ने बलबीर सर को रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी तरह बलबीर सर स्वाति के होने वाले बच्चे को इतना मजबूत बनाए कि उसे अपना बचाव करने के लिए किसी पर भी डिपेंड रहना न पड़े। स्वाति की मौत के बाद बलबीर सर ने गौतम गुलेरिया के बंगले के ठीक बगल में एक घर रेंट पर लिया। अनिका जब 3 साल की हुई तभी बलबीर सर ने अनिका को ट्रेन करना शुरू किया। गौतम और मनीषा को अनिका की कोई चिंता नहीं थी, न ही उसका ध्यान अनिका पर था, इसलिए गौतम और मनीषा की जानकारी के बाहर ही बलबीर सर ने अनिका को ट्रेन करना शुरू किया। मगर शुरुआती ट्रेनिंग में बलबीर सर को इस बात का अंदाजा लग गया था कि अनिका कोई साधारण लड़की नहीं थी। सिखाई गई ट्रेनिंग और टेक्निक को वह बहुत जल्दी कैच कर लेती थी। इतना ही नहीं, 2 साल पूरे होते होते अनिका ने मार्शल आर्ट की वह सारी टेक्निक सीख ली थी जो बलबीर सर ने अपने 50 साल के मार्शल आर्ट की विद्या से सीखी थी। जब अनिका का 6 साल की हुई तब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बलबीर सर दंग रह गए। बलबीर सर बचपन में अनिका को यह कहकर वापस दिल्ली चले गए थे कि अनिका को अब बस सिर्फ रोज ट्रेनिंग करके अपनी इस मार्शल आर्ट की शक्ति को धार देते रहना है। वह महीने में 1 या 2 बार मनाली जाकर अनिका को ट्रेन कर दिया करते थे। जब अनिका का 6 साल की हुई
तब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बलबीर सर दंग रह गए। 6 साल की उम्र के बाद अनिका के शरीर में भारी बदलाव आने लगे। अनिका का वजन बढ़ने लगा, उसके शरीर में चर्बी की एक परत बनने लगी। हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहने वाली अनिका अचानक ही सुस्त रहने लगी। बलबीर सर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका इतनी आलसी कैसे हो गई थी। वह बार बार अनिका से कहते रहते कि वह अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जी जान लगाकर करे, मगर कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद अनिका थक जाती और प्रैक्टिस छोड़ देती। बलबीर सर हमेशा अनिका से कहा करते थे कि अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुई तो बड़े से बड़ा जीनियस भी एक दिन अपनी कला को भूल जाता है और उसकी कला पर जंग लग जाता है। मगर आज इतने सालों बाद अनिका की फाइटिंग स्किल और मार्शल आर्ट की डिफेंस और अटैक की टेक्निक देखकर बलबीर सर को इस बात का एहसास हो गया कि अनिका वो जीनियस थी जिसे अपने आर्ट को परफेक्ट तक पहुंचाने के लिए रोज दूसरों की तरह घंटों मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो काम लोग घंटों में नहीं कर पाते थे, वही काम अनिका आसानी से कुछ ही सेकेंड में कर देती थी। वहीं किसी तरह हिम्मत इकट्ठा करके बलबीर शेखावत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने होंठ के पास से खून साफ करते हुए अनिका से कहने लगा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आज से शेखावत खानदान का ब्रह्मपुत्र एकेडमी के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। जैसे ही रघुवीर लंगड़ाते हुए बाहर जाने लगा, अनिका ने अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में रघुवीर से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद तुम्हारा और इस एकेडमी का कोई रिश्ता नहीं। तुमने एक साथ एकेडमी के कई नियम तोड़े हैं, जिनमें से तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुमने एकेडमी का नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे गलत इरादों को कामयाब करने की कोशिश की, जिससे बाहर एकेडमी की प्रेस्टीज और एकेडमी पर लोगों के भरोसे को बहुत बड़ा दाग लगा है। तुम्हें एकेडमी को वो देकर जाना होगा जो तुम यहाँ से सीखकर बाहर गए थे। अनिका के कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग रघुवीर शेखावत ने एकेडमी से ली थी, उस मार्शल आर्ट को आज के बाद वह किसी पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह ठीक उसी तरह था जैसे किसी डॉक्टर के पास उसका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस छीन लिया जाए। ठीक उसी तरह आज अनिका रघुवीर शेखावत से उसकी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का अधिकार उसके पास से हमेशा के लिए छीन लेना चाहती थी। रघुवीर शेखावत की आंखों में अब लाचारी साफ नजर आ रही थी। वह जानता था कि दीदी के फैसले के खिलाफ एकेडमी में मौजूद लोग और एकेडमी के साथ बाहर से जुड़े हुए लोग कभी भी नहीं जाएंगे। ना चाहते हुए रघुवीर शेखावत को अनिका के फैसले को मानना पड़ा था। मगर सवाल यह था कि अगर रघुवीर शेखावत अनिका की जानकारी के बाहर अपने मार्शल आर्ट की तकनीक इस्तेमाल करता है तो अनिका को कैसे पता लगेगा। जब रघुवीर यह सब कुछ सोच रहा था, तभी सूरज और बाकी वॉलंटियर्स ने कहा, पकड़ लो इसे सजा देने का वक्त आ चुका है। अनिका का ऑर्डर सुनते ही सूरज और बाकी सीनियर वॉलंटियर्स रघुवीर शेखावत को दोनों हाथों से पकड़ लिया। रघुवीर शेखावत जानता था कि वह किसी भी हालत में अब सूरज और एकेडमी के सीनियर मेंबर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। रघुवीर शेखावत बेसब्री से अनिका के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। एकेडमी के बाहर श्रेया आर्यन का इंतजार कर रही थी। वह अपनी कार में मोबाइल पर कुछ वीडियो देखकर टाइम पास करने की कोशिश कर रही थी। वहीं श्रेया की कार से कुछ ही दूरी पर अपनी कार में बैठकर आकाश श्रेया को देख रहा था। आकाश काफी देर से सोच रहा था कि वह श्रेया के पास जाकर उससे बातें करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद आकाश ने यह सोचकर अपने आप को हिम्मत दी कि चाहे आकाश ने आज तक 1000 बार श्रेया का दिल दुखाया होगा, मगर श्रेया ऐसी लड़की थी जो माफी मांगने पर पिघल जाती थी। आकाश बस एक बार अपने हॉस्पिटल वाले बर्ताव की माफी मांगना चाहता था। श्रेया से बात करने के लिए जैसे ही आकाश ने अपनी कार का दरवाजा खोला, आकाश की सांसें तेज होने लगी थी। मगर ठीक उसी वक्त आकाश के सेल फोन पर कॉल आने लगा। स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखकर आकाश की सांसें धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी। अपने गले की खराश मिटाते हुए आकाश ने कॉल उठाकर कहा, जी करण अंकल कहिए। फोन पर कुछ देर खामोश रहने के बाद करण गुलेरिया ने आकाश से पूछा, अनिका कहाँ है इस वक्त? आकाश ने कुछ देर सोचा कि क्या एकेडमी में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा था वह करण अंकल को बताना ठीक रहेगा या नहीं। मगर फिर उसने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वाली बात याद आई
जब करण अंकल को बाहर से डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता चला तो वह काफी नाराज हो गए थे। आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, अनिका इस वक्त ब्रह्मपुत्र एकेडमी में मौजूद है। मुझे लगता है कि रघुवीर शेखावत के साथ उसकी कोई अनबन हुई है, मगर रोहित मारवा का काफी होल्ड लगता है इस आदमी पर। यह बात मुझे अभी अभी पता चली है। क्या आप चाहते हैं कि अंदर जाकर मैं पता करूं कि मैटर क्या है? आप कहो तो मैं अभी अनिका को अंदर जाकर प्रोटेक्शन देता हूं। कुछ देर सोचने के बाद करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, अगर रोहित मारवा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर उसे हमारे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? आकाश को करण गुलेरिया की बातों से निराशा साफ नजर आ रही थी। वो जानता था कि करण गुलेरिया अनिका के लिए जरूर परेशान हुए थे, मगर करण गुलेरिया किसी तरह अनिका से हमदर्दी नहीं दिखाना चाहते थे। फिर जब आकाश ने डीएनए रिपोर्ट के बारे में सोचा तो वह अपने अंकल की मेंटल कंडीशन समझ गए। कुछ देर जब करण गुलेरिया ने फोन पर कोई बात नहीं की तो आकाश ने सोचा कि शायद अब उसे फोन रख देना चाहिए। इससे पहले कि आकाश करण गुलेरिया से कुछ कहता, करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, मगर इतना याद रखना आकाश कि गुलेरिया परिवार मारवा परिवार से किसी भी तरह कमजोर नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि वह लड़की किसी भी हालत में जिंदा रहे। यह कहते हुए करण गुलेरिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अपने अंकल करण गुलेरिया की बात सुनकर आकाश ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली थी। आकाश अब अपने आप पर हैरान था। अनिका वह लड़की थी जिसकी वजह से करण गुलेरिया को बहुत तकलीफ हुई थी, मगर फिर भी जब करण गुलेरिया ने आकाश को अनिका को सेफ रखने के इंस्ट्रक्शन दिए तब आकाश ने राहत की सांस ली थी। कहीं न कहीं उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लिखी हुई बात से आकाश को भी धक्का लगा था। आकाश अभी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में सोच ही रहा था कि आकाश की नजर फिर से पास की कार में बैठी श्रेया पर पड़ी। श्रेया अपनी कार में म्यूजिक सुन रही थी और मोबाइल पर इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही थी। आकाश को ख्याल आया कि शायद वह अनिका को इसलिए सेफ देखना चाहती थी क्योंकि अनिका श्रेया की इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। श्रेया ने कभी ज्यादा दोस्त नहीं थे और कहीं न कहीं इतने दिनों में आकाश को यह बात पता चली थी कि अगर कोई श्रेया के करीब था तो वह अनिका ही थी। कहीं न कहीं आकाश यह अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका को कोई भी तकलीफ पहुंची तो श्रेया बहुत दुखी होगी। श्रेया का मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें देखकर आकाश का दिल फिर से भारी होने लगा था। आकाश जब भी श्रेया को देखता उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ धीरे धीरे वापस याद आने लगता। श्रेया के साथ बिताया टाइम आकाश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, मगर तभी अचानक आकाश को इस बात का भी ख्याल आया कि उस वक्त श्रेया किस तरह आकाश को बेवजह ठुकरा कर चली गई थी। श्रेया के जाने का असली मकसद आकाश आज तक नहीं जान पाया था और इस बात का गुस्सा आज भी आकाश के दिल में उतना ही ताजा था जितना सालों पहले। रघुवीर शेखावत को सूरज और एकेडमी के कुछ बच्चे उठाकर एकेडमी से बाहर ले आए और उसे अपने आदमियों के सामने जमीन पर फेंक दिया। रघुवीर शेखावत को देखकर उसके आदमियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। रघुवीर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके अंदर से जान निकाल ली थी। रघुवीर शेखावत को अनिका ने एक टेबलेट खिलाई थी। वह टेबलेट रघुवीर शेखावत को उसके किए की सजा के तौर पर दी गई थी। अनिका ने टेबलेट खिलाने के बाद रघुवीर शेखावत से कहा था, यह दवाई तुम्हें मारेगी नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर हाँ, यह दवाई तुम्हारे शरीर से वह ताकत छीन लेगी जिसे तुमने इतने सालों में इस एकेडमी में ट्रेनिंग करके इकट्ठा किया था। तुम जिंदा रहोगे, सांस ले पाओगे, सोच सकोगे, खा पी सकोगे, बस मार्शल आर्ट करने के लिए आज के बाद अपने हाथ नहीं उठा पाओगे। तुमने एकेडमी से जो कुछ भी लिया था आज मैं तुम्हारे पास वापस ले रही हूँ। रघुवीर शेखावत बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। दिल्ली पर अपनी धाक और दबदबे का दौर रघुवीर शेखावत को अपनी आंखों के सामने खत्म होता नजर आ रहा था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अब तक यह बात पूरी दिल्ली में फैल चुकी होगी कि रघुवीर शेखावत को बलबीर सर ने ब्रह्मपुत्र एकेडमी और एकेडमी से जुड़े सीनियर्स एक्स स्टूडेंट की लिस्ट से बेदखल कर दिया था। अब ना उसका एकेडमी से कोई रिश्ता था, ना ही उन सब में लोगों से लड़ने की ताकत बची थी। वह यह भी बात अच्छी तरह जानता था कि उसने इतने सालों में जितने लोगों को परेशान किया था वह सब बारी बारी उसे बदला लेने के लिए बेसब्र होंगे। रघुवीर शेखावत को बस अब एक ही चीज नजर आ रही थी,
बहुत जल्द उसे दिल्ली छोड़कर गुमनामी के अंधेरों में खो जाना पड़ेगा। अंदर अनिका को देखकर जहांगीर और फातिमा के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी थी। वह हैरान जरूर थे, मगर अनिका का पावर, उसकी पोजीशन देखकर वह बेहद खुश थे। जहांगीर ने अनिका से कहा, और कितने एहसान करोगी तुम हम पर? पहले हमारे बेटे की जान बचाई और आज हमारे बिजनेस को बचाकर तुमने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अनिका ने जवाब देते हुए बड़ी ही कैजुअली कहा, एहसान किस बात का? उसने एकेडमी के नियम तोड़े थे, उसे उसकी सजा मिली है। यह कहते हुए अनिका ने उबासी ली और एकेडमी से बाहर की ओर चलने लगी। अनिका को इस तरह जाते हुए देखकर बलबीर सर ने पीछे से जोर से आवाज लगाई, ओए कुड़िए, शर्म कर, बिना ट्रेनिंग दिए जा रही है। अनिका ने हवा में हाथ लहराते हुए बलबीर सर से कहा, मैं कोई गुरु नहीं बनना चाहती, और हाँ खबरदार, अगर किसी ने भी मेरे दीदी होने की बात बाहर किसी से कही है तो उसका भी अंजाम वही होगा जो अभी अभी रघुवीर से खात का हुआ था। अनिका ने अंगड़ाई ली और बड़े प्यार से एकेडमी में मौजूद लोगों को ये धमकी दी और वहां से चली गई। अनिका के पीछे पीछे आवाज लगाते हुए बलबीर सर ने कहा, ओए शर्म कर कुड़िए, आज मैंने पहली दफा किसी को तुम्हारा सादिक बनाया है। फाइट के बाद अंगड़ाई और उबासी लेती हुई पहली लड़की देखी है, कितने आलसी है तू। अनिका ने हवा में अपने हाथ हिलाते हुए इशारे से बलबीर सर को कह दिया कि वह उनके किसी तरह के ट्रैप में फंसने वाली नहीं थी। उनके उकसाने पर वह एकेडमी की जिम्मेदारियां अपने सर लेने वाली नहीं थी। जब बलबीर सर ने देखा कि अनिका उनकी बातें सुनकर रुकने वाली नहीं थी, तो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बलबीर सर ने आसपास एकेडमी के सभी बच्चों को देखकर कहा, अरे खोते, अब जाओ यहाँ से, ये लड़की तुम्हारी समझ से बाहर है। जब पहली बार बचपन में मैंने उस लड़की को ट्रेनिंग दी थी, पहली बार जब उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए अपने हाथ पांव चलाए थे, तभी मैं समझ गया था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, सबकी माँ है माँ। ये लड़की तो मेरी बात नहीं सुनने वाली, पर तुम लोग तो मेरी बात सुनो और जाओ यहाँ से। चलो, ट्रेनिंग का टाइम खराब मत करो यहाँ खड़े होकर। और मेरी एक गल तुम सब कान खोलकर सुन लो, उस लड़की ने जो कहा है वो बात सबको याद रखे, वरना अनिका से पहले मैं ही तुम लोगों को वो सजा दूंगा जो सजा अभी अभी अनिका पुत्र ने शेखावत के बच्चे को दी थी। शेखावत के बारे में सोचते हुए सारे बच्चे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। सभी ने गुरुजी को प्रॉमिस किया कि वह बाहर किसी को कुछ नहीं कहेंगे और चुपचाप ट्रेनिंग रिंग की ओर जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहां दिल्ली के शोर शराबे से दूर नोएडा हाईवे के पास रोहित मारवा की गाड़ी एक शानदार बिल्ला के आगे जाकर खड़ी हुई। ये बिल्ला बेहद खूबसूरत और आलीशान था। चारों तरफ से गार्डन और छोटे मगर अच्छे से ट्रिम किए हुए घास से सजा था। यह बात कोई नहीं जानता था कि इस सुनसान जगह पर बने इस बिल्ला में रोहित किससे मिलने आया करता था। सिक्योरिटी गेट पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। रोहित ने अपनी कार में बैठे हुए ही फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगलियां रखी। ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने लगा। रोहित को गाड़ी बिल्ला के अंदर दाखिल हुई। बिल्ला के मेन बंगलो के बाहर एक बहुत ही आलीशान गार्डन था। गार्डन को ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से सुरक्षित किया गया था। इस गार्डन में पूरे साल एक ही समान का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था। ऑर्किड, लिली, गुलाब, देश विदेश के बहुत ही रेयर फूलों का जैसे यहाँ पर एग्जीबिशन लगा था। रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादुई दुनिया थी। किसी ने फूलों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा था। रोहित ने अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की। रोहित ने बंगले में एंट्रेंस पर जाकर डोर बेल बजा दी। पूरे परिसर में कुछ कोयल और पंछियों के शोर के अलावा और कोई शोर नहीं था। ना ट्रैफिक, ना कंस्ट्रक्शन और ना ही किसी इंसान की आवाज सुनाई पड़ती थी। दरअसल ये बिल्ला रोहित की माँ आयशा मारवा का बंगला था। आयशा मारवा को शहर की भीड़ भाड़ और लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें पेड़ पौधों और फूलों से बेहद लगाव था। देश विदेश में लुप्त होने वाली फूलों की प्रजातियों का संरक्षण करती थी वो। सारे बिल्ला के परिसर में फैली फूलों की महक किसी बीमार आदमी को तरोताजा करने के लिए काफी थी। बंगले का दरवाजा रोहित के बचपन की सर्वेंट और इस वक्त बंगले के केयर टेकर सावित्री ने खोला।
सावित्री को देखते ही रोहित मारवा ने अपने जूते शू रैक में उतार दिए। सावित्री ने चप्पल दिए। स्लीपर्स को पहनकर रोहित बिल्ला के अंदर दाखिल हुआ। रोहित जब अपनी माँ के कमरे की ओर जाने लगा तब वो देखकर हैरान हो गया कि उसकी माँ के कमरे से डॉक्टर शालिनी बाहर निकल रही थी। डॉक्टर शालिनी को देखकर रोहित हैरान रह गया। हैरानी से रोहित के मुंह से बिना सोचे ही निकल गया, शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहित जानता था कि शालिनी के इंटेंशन नेक नहीं थे। रोहित की माँ को मिलने आने के पीछे शालिनी का जरूर कोई ट्रैप होगा। बड़े ही शांति से शालिनी ने अपनी सॉफ्ट और जेंटल आवाज में रोहित से कहा, मैं यहाँ मिसेज आयशा से मिलने आई हूँ। नेदरलैंड्स में एक खास किस्म के ऑर्किड फ्लावर मिलते हैं। आजकल उस फ्लावर की प्रजाति लुप्त हो रही है, इसलिए मिसेज आयशा ने यहाँ पर उस ऑर्किड की प्लांटेज की है और मुझे भी उसी की तरह बोटनी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, इसलिए बस उन फ्लावर्स को प्रिजर्व करने के लिए मिसेज आयशा की मदद करने मैं यहाँ चली आई। रोहित अच्छी तरह जानता था कि ये सब शालिनी का ढोंग था। मदद करने के पीछे जरूर उसका कोई गहरा मकसद था। इससे पहले कि रोहित शालिनी के साथ किसी बहस में उतरता, दरवाजा खोलकर रोहित की माँ मिसेज आयशा बाहर आई। रेशम की साड़ी, पैरों में सादे स्लीपोज, ना कोई ज्वेलरी ना कोई मेकअप, मगर रोहित की माँ आयशा किसी भी राजघराने की महारानी से कम नहीं लग रही थी। अपने बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल आवाज में मिसेज मारवा ने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर अब आप जा सकती हैं। देखते हैं इस नई टेक्निक से ऑर्किड्स में फिर से जान आती है या नहीं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। शालिनी ने झुककर मिसेज मारवा को स्माइल दी और वहां से चली गई, मगर विला के बाहर जाते ही शालिनी के एक्सप्रेशन बदल गए। शालिनी पहले ही रोहित की नजरों में गिर चुकी थी। अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी और डॉक्टर का लाइसेंस भी गुमा चुकी थी और अब शालिनी की आखिरी उम्मीद विक्की भी अनिका की वजह से मर चुका था। अब शालिनी की आखिरी उम्मीद थी मिसेज मारवा। वो किसी भी तरह उनका ट्रस्ट जीतकर फिर से मारवा खानदान के करीब आना चाहती थी। शालिनी ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से द फ्लावर गर्ल नाम के सोशल मीडिया आईडी पर मैसेज लिखते हुए कहा, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी तरह एक रेयर प्रजाति के ऑर्किड्स फ्लावर को मरने से बचाना है। ये कहते हुए शालिनी ने उस अकाउंट पर उस रेयर ऑर्किड की कुछ तस्वीरें भेज दी। दरअसल कुछ 3 साल पहले किसी किसान की पूरी फूलों की फसल बर्बाद होने वाली थी। उस किसान की हालत पर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल कर दिया था। फ्लावर गर्ल के नाम के अकाउंट से उस फसल को बचाने का एक तरीका बताया गया। किसान की फसल बच गई और द फ्लावर गर्ल को लोगों ने बहुत एप्रिसिएट किया। तब से इंटरनेट पर लोग बॉटनी के बारे में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो तो फ्लावर गर्ल को पूछते और उन्हें ज्यादातर अपने सवालों का सही जवाब और इंस्ट्रक्शन मिल जाते। मिसेज मारवा के पास जाने का और उनका ट्रस्ट जीतने का शालिनी के पास एक गोल्डन मौका था। अगर नीदरलैंड के इन रेयर ऑर्चिडा को बचाने में शालिनी कामयाब हो जाती है तो जरूर मिसेज मारवा की नजरों में शालिनी काफी ट्रस्ट बिल्ड अप कर लेगी। और एक बार शालिनी ने मिसेज मारवा का भरोसा जीत लिया तो रोहित के पास आने का उसे फिर एक मौका मिल जाएगा। शालिनी ना तो विक्की का बदला चाहती थी और ना ही उसे विक्की से कोई लगाव था। बस किसी तरह शालिनी रोहित मारवा के करीब पहुंचकर अनिका को मारवा हाउस और मारवा खानदान से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी। वहां मल्होत्रा हाउस में अनिका अपने बेडरूम में शावर लेकर बाहर निकली। अनिका ने सोच लिया था कि अब बिना किसी डिस्टरबेंस के वो बड़े ही आराम से चैन की नींद सो जाएगी। सोने से पहले अपना फोन साइलेंट करने के लिए अनिका ने अपना फोन हाथ में लिया। तब उसने देखा कि उसके एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन आया था। अनिका का ये सोशल मीडिया अकाउंट वो बहुत ही रेयरली यूज करती थी। जब अनिका ने नोटिफिकेशन पर टैप करके उस मैसेज को पढ़ा तो अनिका को सबसे पहले उस नीदरलैंड के बड़े ही रेयर प्रकार की ऑर्किड की तस्वीरें नजर आई। तस्वीरों के नीचे लिखा था, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। किसी तरह इस ऑर्किड्स को मरने से बचाने में मेरी मदद करो। दरअसल द फ्लावर गर्ल की आईडी अनिका की थी और अनिका ने जब से उस किसान की मदद किया था
अलग अलग गांव से फूलों की खेती करने वाले किसान किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने के बाद अनिका से जरूर मदद मांगते। अनिका उन्हें कुछ रेमेडी देती जिसका इस्तेमाल करने से लगभग फूलों की खेती में होने वाली हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। मगर आज पहली बार था जब किसी ने अनिका को उसकी मदद के लिए 5 लाख रुपए ऑफर किए थे। जब अनिका ने उस आर्किस्ट की तस्वीर देखी तब उसे पता चला कि आर्किस्ट पर कुछ गहरे काले धब्बे नजर आने लगे थे। ये धब्बे इसलिए फूलों पर लगे थे क्योंकि उनमें इन्फेक्शन लग चुका था। मगर ये जो तस्वीर उसे भेजी गई थी वो काफी रेयर और डेलिकेट प्रजाति की आर्किड थी। अगर इन्फेक्शन को मारने के लिए पेस्टिसाइड फूलों पर डाले गए तो पेस्टिसाइड्स की वजह से फूल मुरझाकर मर जाते। मगर चाहे कितने भी रेयर फूल हो, 5 लाख रुपए ऑफर करना कोई मामूली बात नहीं थी। अनिका समझ चुकी थी कि ये कोई किसान की मदद करने की बात नहीं थी। ये किसी सर फिरे पागल का जुनून था जो पैसों से अपना शौक खरीदना चाहता था, वरना एक फूल को बचाने के लिए चुकाई गई कीमत से कहीं काफी कम कीमत में उस फूलों को इंपोर्ट करवाया जा सकता था। कहीं न कहीं अनिका को इस रिक्वेस्ट में लॉजिक नजर आ रही था, इसलिए उसने नोटिफिकेशन वाली विंडो बंद की और अपने फोन को साइलेंट पर करके अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो गई। वहां रोहित मारवा काफी देर तक खामोश खड़ा अपनी माँ को देखता रहा। फिर धीरे से अपनी माँ के पास जाकर रोहित ने पूछा, कैसी हैं आप? मिसेज मारवा ने रोहित की बात का जवाब दिया, मगर अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में रोहित से पूछा, क्या उस लड़की ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? रोहित ने अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, मगर धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। आयशा मारवा ने अपने पास पड़ा पानी का कैन उठाया और गैलरी में जाकर फ्लावर्स को पानी देने लगी और फिर रोहित की ओर देखकर कहा, तभी मैं सोचूं कि आज अचानक ही तुम मुझसे मिलने क्यों आ गए? एक ऐसी औरत जिसे मारवा खानदान ने पहले ही बेदखल कर दिया हो, भला तुम्हें उस बुढ़ी औरत से क्या काम? मिसेज मारवा की बात सुनते ही रोहित चलकर गैलरी के पास आया और अपनी माँ से कहने लगा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपसे मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ कि आप कैसी हैं। पौधों पर पानी डालते हुए मिसेज मारवा ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, या यूं कहे कि ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो लड़की बस मेरी मदद करने यहाँ आई थी। मुझसे जुड़कर वो आखिर मारवा खानदान का क्या ही बिगाड़ लेगी? ना तो मेरा उस खानदान से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरे पास पैसा है और ना पावर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस मुझे अपने पौधों की चिंता है। बहुत प्यार और जतन से मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। किसी में कांटे लगते हैं तो किसी में फूल, मगर है तो मेरे अपने ही। तुम बेफिक्र होकर जाओ यहाँ से। क्या अब मारवा खानदान मुझे किसी से दोस्ती करने की आजादी भी छीनना चाहता है? अपनी माँ की ये बात सुनने के बाद रोहित ने अटकती हुई आवाज में आयशा मारवा से कहा, नहीं माँ, वो बात नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मगर आयशा मारवा ने रोहित की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अचानक ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुनगुनाते हुए वो अपने पौधों को बराबर पानी पिलाती रही। जब रोहित ने देखा कि उसकी माँ उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, तब रोहित को लगा कि यहाँ और रुकने का अब कोई फायदा नहीं। जाने से पहले रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे, मेरा मतलब है चिराग मेहता से, कह दीजिएगा। पिछले कई सालों से रोहित की माँ ने कभी रोहित को कांटेक्ट करके किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी, ना इमोशनल ना फाइनेंशियली। रोहित गैलरी से निकलकर बाहर जाने लगा। जाने से पहले अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने मुड़कर अपनी माँ से कहा, माँ, वैसे रिया, मेरा मतलब है आर्यन, अब काफी बदल चुका है। बातचीत करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करने लगा है, और हाँ, उसने मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर काफी बड़ा नाम भी हासिल किया है। लाइव गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है। अगर तुम उसे देखना चाहो तो तुम उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकती हो। रोहित की बात सुनते ही मिसेज मारवा ने गुनगुनाना रोक दिया और रोहित की ओर मुड़कर कहा, मुझे नफरत है बच्चों से, अब जाओ यहाँ से, मुझे छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते। ये कहते हुए आयशा के हाथ से पानी का कैन गिर गया। ये बात रोहित को काफी हर्ट हुई थी।
रोहित ने अपनी नजरों को नीचे कर ली और वहां से चुपचाप चला गया। रोहित के जाते ही केयर टेकर सावित्री दौड़कर मिसेज आयशा मारवा के पास बालकनी में आई। पानी का केन उठाने में आयशा की मदद करते हुए सावित्री ने कहा, मैडम, रोहित बाबा कितने प्यार से आपको मिलने आए थे, मगर आप ये किस तरह उनसे बात कर रही थी? वो कितना हर्ट हुए होंगे। पानी का केन सावित्री के हाथ में देते हुए मिसेज मारवा ने कहा, मेरी भी समझ में नहीं आता है सावित्री कि तुम मेरी केयर टेकर हो या मेरी पर्सनल एडवाइजर। मुस्कुराते हुए पौधों को पानी देते हुए सावित्री ने कहा, मैडम, आप जो चाहे मुझे पोजीशन दे दीजिए। घर की नौकरानी, रोहित बाबा की आया, ये बिल्ला की केयर टेकर या अपनी पर्सनल एडवाइजर। यहाँ इस बिल्ला में हम दोनों के अलावा कोई है भी तो नहीं। सावित्री की बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, तुम हमेशा मेरे फूलों को भूल जाती हो। मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, ये भी तो मुझे वफादार रहते हैं, मुझे छोड़कर कहीं नहीं चले जाते। जिन गमलों में मैंने इन्हें उगाया है बस वहीं की मिट्टी को पकड़े रहते हैं। कुछ देर बालकनी के सारे पौधों को पानी पिलाने के बाद सावित्री और मिसेज मारवा दोनों लिविंग एरिया में आए। मेज पर पड़ा आयशा मारवा का मोबाइल उनके हाथ में देते हुए सावित्री ने कहा, आर्यन बाबा को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। मैडम, जाने से पहले रोहित बाबा मुझे आर्यन बाबा जिस आईडी से गेमिंग करते हैं वो आईडी लिखाई है। अगर आप कहें तो मैं आपके फोन में आर्यन बाबा की वो लाइव स्ट्रीम चला दूं। अपना फोन अपने हाथ में लेते हुए आयशा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है सावित्री, और मुझे भूख लगी है। आज तुम मुझे खाना खिलाने वाली हो या नहीं? सावित्री ने नैपकिन से अपने हाथ पोंछते हुए कहा, अभी बना देती हूँ मैडम, आपके लिए सलाद और पालक की खिचड़ी और साथ में पालक का सूप भी। अपने मोबाइल में कुछ चेक करते हुए आयशा ने सावित्री से कहा, हाँ भाई, हाँ, तुम तो मुझे इसी तरह ट्रीट करती हो जैसे कि मैं कोई हॉस्पिटल की पेशेंट हूँ और तुम मेरी नर्स। सब जानती हो, ये सब ढोंग मत किया करो कि मेरी फिक्र है तुम्हें। दरअसल बात तो ये है कि खिचड़ी मिनटों में बन जाती है। किचन में जाते हुए सावित्री ने कहा, हाँ मैडम, लेकिन उसके पहले बहुत ही तैयारियां करनी पड़ती है। वेजिटेबल्स को कट करना, पालक को साफ करना, उसे उबालकर। मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपका डिनर टाइम 6 बजे होता है। 6 बजे से 15 मिनट पहले ही आपका डिनर आपके सामने तैयार होगा। ये कहते हुए सावित्री किचन में जाकर वेजिटेबल कट करने लगी। कटिंग टेबल पर वेजिटेबल चॉपिंग की आवाज पूरे बिल्ला में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद आयशा ने चुपके से किचन में झांक कर देखा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि सावित्री पूरी तरह से अपने काम में बिजी है, तब आयशा मेज पर जाकर उस चिट्ठी में देखने लगी जिसमें रोहित ने सावित्री को आर्यन का गेमिंग आईडी लिखवाया था। मेरी पहले वाली चैनल डिलीट हो गई है, सो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं।